यूनान और रोमन ट्राइमीन्स और वाइकिंग्स की लैंड सी, चीन की नौसेना और 18वीं शताब्दी के अंग्रेजों की रॉयल नेवी के बारे में दुनिया भली भांति जानती है। मगर 10वीं और 11वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप की एक ऐसी नौसेना भी थी जिसने पूरे भारतीय महासागर, अरब सागर और बे ऑफ बंगाल पर हुकूमत की थी। इनकी नौसेना तकनीकी रूप से इतनी मजबूत थी कि आज की आधुनिक नौसेना से इनकी तुलना की जा सकती है। थाईलैंड, फिलीपींस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मालदीव्स, लक्षद्वीप एंड श्रीलंका तक अपने साम्राज्य को फैला दिया। ये महासेना, नौसेना, महान साम्राज्य चोल साम्राज्य। जय हिंद डियर कैडेट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूर मोस्ट वेलकम एट द मेजर कलसी क्लासेस। This is Abhishek Dwivedi, your GS faculty. Now today we have to discuss important segments of a next lecture. It means we can say that this is the second lecture. अगर मैं बात करता हूं तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। आज के इस लेक्चर में आपको प्रीवियस जो लेक्चर्स में टॉपिक पढ़ाए गए हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, और अगला जो सेगमेंट होगा उसके अंतर्गत जो हमारा सेकेंड लेक्चर की सीरीज है उसके बारे में सारे क्वेश्चंस करेंगे, किस तरीके से प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपको कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई जाएंगी टॉपिक से रिलेटेड जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में, एंशिएंट हिस्ट्री की मैं बात करूं तो पूरा कंट्रोल करता है वो ट्रिक एंड टेक्नोलॉजी, तो उसको जरूर देखिएगा और लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा। बहुत जबरदस्त और इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है ये। चल, अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने जो इमेजेस बन करके आई हैं सामने आप देख पा रहे हैं, वी हैव अ क्विक रिव्यू अबाउट द व्हाट वी हैव टू डिस्कस राइट नाउ टुडे। क्या हम आज पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, सारा कुछ मैप से पढ़ेंगे, एक नई टेक्नोलॉजी ट्रेंड के साथ पढ़ेंगे, पोस्ट मोरा अंपायर हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से एक्सपेंशन होते हैं, फिर इसके बाद हम गुप्ता अंपायर और पोस्ट गुप्ता अंपायर नॉर्दर्न इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, और डायनेस्टीज इन द साउथ इंडिया चोल चालुक्य के बारे में, और डायनेस्टीज जो साउथ इंडिया की प्रोमिनेंट डायनेस्टीज हैं सारे के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जो प्रोमिनेंट डायनेस्टीज हैं साउथ इंडिया से उनसे कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चल मूव ऑन करते हैं फर्दर। अगर आगे की ओर हम मूव करते हैं तो आपको मैं बता दूं कि जो ये टॉपिक वाइज चैप्टर सीरीज लेकर के मेजर कलसी परिवार आपके लिए आया है, यह आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली हैं, और इसी तरीके से डिक्टो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं। जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं वो प्रीवियस ईयर के किसी न किसी ऑप्शंस या प्रीवियस किसी मेजर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमने तैयार किया है। क्वेश्चंस की नई फ्रेमिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। दूसरी चीज, टॉपिक वाइज आपको मॉडल प्रैक्टिस पेपर 1 में सारी चीजें जो बताई गई हैं वो आप अगर नहीं देख पाए हैं तो उसको जाकर के जाकर के वीडियो लिस्ट में, प्लेलिस्ट में आप जाकर के मेजर कलसी के देख सकते हैं। आगे अगर मैं फर्दर बात करता हूं डियर क्लास, तो ये आपको शेड्यूल पूरा मिलेगा मेजर कलसी परिवार की तरफ से, और पहला शेड्यूल हमने डिस्कस कर लिया है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड शेड्यूल के बारे में। अब अगर हम आगे फर्दर बात करते हैं तो आज कौन कौन से टॉपिक को हमने कवरअप किया है। आज अगर हम बात करते हैं तो हमने पोस्ट मोरा अंपायर, गुप्ता अंपायर, पोस्ट गुप्ता पीरियड नॉर्दर्न इंडिया, डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड हैं कि आते हैं यहाँ से, उन सबको टॉपिक्स को मैंने कवरअप किया है। दूसरी चीज, अब आगे अगर मैं बात करता हूं तो ये सीक्वेंस और सीरीज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सारी चीजें आप कहीं कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, या आपको कंटिन्यूअसली सीरीज बैक टू बैक मिलती जाएगी हिस्ट्री और पॉलिटी की अकॉर्डिंग टू द डेट्स। ये शेड्यूल्ड डेट्स हैं और ये टॉपिक्स हैं, इन शेड्यूल्ड डेट्स में मैं टॉपिक को कंट्रोल करूंगा। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल करके आता है कि आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, पोस्ट मौर्य अंपायर, पोस्ट गुप्ता नॉर्दर्न इंडिया एंड साउदर्न इंडियन की सम डायनेस्टीज, तो उससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको देखते हैं। देखिए आपके सामने इमेजेस बनी हुई हैं, पहले इमेज को ध्यान से देखिएगा। अगर इस इमेज की मैं बात करूं तो आप देख रहे हो कि एक पर्सन कहीं ना कहीं हॉर्स पे बैठा हुआ है और एक कहीं ना कहीं ये सिटिंग मोड में आप देख पा रहे हैं कि दूसरी इमेज आपको दिख पा रही है। तो कुछ ना कुछ आपको इमेजेस और देख करके आपको लग रहा होगा, ये फील भी हो रहा होगा कि ये जो कॉइन्स यहाँ आपके सामने रिप्रेजेंट किए गए हैं ये गोल्ड कॉइन्स हैं। ये बातें तो क्लियर हो गई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर मैं फर्दर डिस्कस करता हूं तो क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। किस गुप्त सम्राट ने, अगर मैं बात करूं तो किस गुप्त सम्राट ने सबसे अधिक संख्या में शिलालेख जारी किए? विच गुप्ता एम्परर इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द इंस्क्रिप्शंस?
ये जान लीजिए आप। अभिलेखों की मैं बात कर रहा हूं। अभिलेख की बात अगर मैं करता हूं तो कुछ ऐसी चीजें जो पत्थरों पे लिख दी गई व स्तंभों में लिख दी गई, वो आज भी कहीं ना कहीं एविडेंसेस के रूप में काम करती हैं गुप्ता डायनेस्टी के लिए, अदर डायनेस्टीज के लिए भी। तो गुप्त डायनेस्टी की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं बुद्धगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। अब देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना है। आपको दो माइंड में चीजें फोकस करनी है कि सर जो इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं वो मेजॉरिटी ज्यादा जो पता चलता है, चाहे प्रयाग प्रशस्ति हो, चाहे वो विल्सन अभिलेख हो, चाहे वो अगर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड अभिलेख हो, मेहरौली का स्तंभ। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज को। अगर बेटा हम यहां पे बात करते हैं तो बुद्धगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहां पे एक प्रश्न निकल करके आता है कि मैक्सिमम शिलालेख, अब शिलालेखों की मैं बात करता हूं तो शिलालेख सबसे अधिक किसने इशू करवाया, जारी करवाया? तो इसका राइट आंसर होगा कुमारगुप्ता। अब कुमारगुप्ता ही क्यों होगा? क्योंकि आपने प्रीवियस अगर मेरी क्लासेस करी होंगी ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में, तो आप देखा होगा मैंने बताया 18 इंस्क्रिप्शंस वर इशूड बाय द कुमारगुप्ता। अब कुमारगुप्ता की अगर मैं बात यहां पे कर रहा हूं तो कुमारगुप्त के बारे में थोड़ा सा जानना हमारे लिए बहुत ही उचित होगा। देखिए, अगर हम गुप्ता अंपायर की बात करते हैं, अगर इफ वी टॉकिंग अबाउट द गुप्ता अंपायर, प्यारे बच्चों अगर हम गुप्ता अंपायर की बात करते हैं तो समझिएगा, गुप्ता अंपायर की अगर मैं बात करता हूं तो यह माना जाता है कि इसकी जो स्टार्टिंग होती है 275 एडी से 550 एडी तक का टाइम पीरियड माना जाता है। कुछ विद्वान जो है इसका टाइम पीरियड मानते हैं 319 एडी से लेकर के मानते हैं। तो वो कहीं ना कहीं तर्क संगत है अपने आप में, क्योंकि जो दो रूलर्स हुए, चाहे वो मैं बात करूं इसके फाउंडर श्रीगुप्त की बात करूं, श्रीगुप्त की, और दूसरे रूलर घटोत्कच की मैं बात करूं, ध्यान समझना, ये दोनों स्वतंत्र शासक नहीं थे। जो पहला स्वतंत्र शासक हुआ गुप्ता डायनेस्टी का वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। क्लियर हो गई बातें? और 319 और 20 एडी के दौरान ही इसने गुप्त संवत की शुरुआत करी थी। किसकी शुरुआत करी थी बेटा? गुप्त संवत की। ये क्लियर हो गई बातें। अब अगर इसकी फैमिली ट्री को हम देखना चाहें, यहां पे अगर गुप्ता अंपायर की फैमिली ट्री को आप देखना चाहोगे तो यहां पे गुप्ता अंपायर की फैमिली ट्री का मतलब मेरी बात यह है कि ईच एंड एवरी किंग के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम यहां पे ले लेते हैं। गुप्ता अंपायर की स्थापना किसके द्वारा की गई अगर बात करी जाए तो श्रीगुप्त के द्वारा। श्रीगुप्त के बाद कौन आता है बेटा? घटोत्कच। ये दोनों जो थे वो इंडिपेंडेंट, अगर मैं कहूं तो शासक नहीं थे, स्वतंत्र शासक नहीं थे। पहला जो इंडिपेंडेंट शासक हुआ वो था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, क्लियर हो गई बातें। अब चंद्रगुप्त प्रथम की अगर मैं बात करता हूं तो इसे ही वास्तविक संस्थापक कहा जाता है गुप्ता अंपायर का। तो कुछ इतिहासविद इसके टाइम पीरियड से गुप्ता डायनेस्टी का टाइम पीरियड को कैलकुलेट करते हैं। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब चंद्रगुप्त प्रथम की बात अगर मैं बात करता हूं तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गोल्ड कॉइन्स को इशू करवाया था। याद रखिएगा, इन्होंने गोल्ड कॉइन्स को इशू करवाया, पहले गुप्ता शासक जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स को इशू करवाया। क्लियर हो गई बातें। अब आगे अगर मैं बात करता हूं चंद्रगुप्त प्रथम के बाद, तो इनकी संतान की अगर मैं बात करता हूं तो चंद्रगुप्त प्रथम के ही लड़के का नाम था बेटा समुद्रगुप्त। क्या नाम था बेटे? समुद्रगुप्त। क्या नाम था? समुद्रगुप्त। क्लियर हो गई बातें? क्या नाम था? समुद्रगुप्त। अब अगर आगे फर्दर मैं बात करता हूं समुद्रगुप्त के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। समुद्रगुप्त के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो इसके प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। और समुद्रगुप्त को कहा जाता था भारत का नेपोलियन कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसने दक्षिण भारत के राज्यों को बड़ी सुगमता से, आसानी से जीत लिया था। अब समुद्रगुप्त के बारे में यहां बात चलती है तो समुद्रगुप्त ने ही एक पॉलिसी अपनाई थी जिसे कहा जाता था धरणीबंध, यानी कि टाई होल अर्थ इन वन थ्रेड, मतलब एक ही धागे में पूरी धरती को बांध लेना, धरती संपूर्ण पृथ्वी को बांधना, ऐसी नीतियां थी। दूसरा, दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने के लिए इन्होंने ग्रहण मोक्षानुग्रहण नामक नीति अपनाई। मतलब पहले राज्य पे अधिकार करना, फिर उसे मोक्ष दे देना, फिर इसके बाद जीते हुए राज्यों को उस राजा को वापस कर देना। क्लियर हो गई बातें। तीसरी चीज आप समझिएगा, समुद्रगुप्त ने अगर मैं बात करता हूं तो समुद्रगुप्त ने बौद्ध भिक्षुओं को भी आश्रय अपने टाइम पीरियड में दिया था। समुद्रगुप्त से परमिशन मांगी थी श्रीलंका के राजा मेघवर्ण ने संघाराम बनवाने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। अब आगे अगर चलता हूं तो समुद्रगुप्त ने अपने आप को बहुत प्रभावी दिखाया है
और कई प्रकार के टाइटल्स इसने लिए हैं। ठीक है, वो टाइटल्स आप देख सकते हैं बुक में, बहुत सारे टाइटल्स हैं। लेकिन समुद्रगुप्त की अगर एक खास बात की मैं बात करता हूं तो ऐसा पहला शासक गुप्ता डायनेस्टी का जिसने अपनी राज्य को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की अगर मैं बात करता हूं तो हर दिशा में फैलाने का पूरा प्रयास किया। शायद इसीलिए इसने अपने आप को कहा था कि मैं धरणीबंदी पॉलिसी को अडॉप्ट करता हूं। ठीक है, पहली बार जब इसने उत्तर भारत पे आक्रमण किया तो 3 राजाओं को हराया था, और दूसरी बार जब इसने उत्तर भारत पे आक्रमण किया तो इसने 9 राजाओं को हराया, और इस तरीके से 12 राजाओं को नॉर्दर्न इंडिया में और 12 राजाओं को साउदर्न इंडिया में इसने हरा दिया, और डिफरेंट पॉलिसीज के द्वारा। हालांकि अगर मैं बात करता हूं देवपुत्र, शाही, शक, मुरुन ऐसे विदेशी राज्य भी थे जिनके साथ इसने बहुत अच्छा संबंध स्टेब्लिश किया। अब आगे अगर मैं फर्दर बात करता हूं तो समुद्रगुप्त के 2 लड़के थे। समुद्रगुप्त के 2 लड़के थे। उन दोनों लड़कों की अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे, तो समुद्रगुप्त के 2 लड़कों में जो सबसे बड़ा लड़का था उसी का नाम था रामगुप्त। क्या नाम था बेटा? रामगुप्त। और दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करता हूं तो समुद्रगुप्त के दूसरे लड़के का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे आप विक्रमादित्य भी कहते हैं। रामगुप्त की अगर मैं बात करता हूं तो ये बहुत कायर थे। शक राजा से इनका युद्ध हुआ। शक राजा ने इनके पास एक थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं दबाव बनाया, प्रेशर बनाया कि अगर तुम अपने राज्य को, किंगडम को वापस चाहते हो तो अपनी पत्नी को हमारे पास भेज दो। और रामगुप्त की पत्नी का क्या नाम था बेटा? ध्रुव देवी। क्या नाम था? ध्रुव देवी। क्लियर हो गई बातें? अब ध्रुव देवी को भेजने के लिए तैयार भी हो जाता है, लेकिन इसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय कहता है नहीं भैया, भाभी नहीं जाएगी शक राजा के पास, जाऊंगा महिला का रूप धारण करके मैं ही। शक के शिविर में जाता है और उस शक राजा की हत्या कर देता है। और उस शक राजा की जब हत्या कर दी जाती है तो ये क्या करता है? सकारी नामक उपाधि भी धारण कर लेता है। अब आगे अगर मैं फर्दर बात करता हूं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में तो बहुत प्रभावशाली थे, और समुद्रगुप्त के द्वारा जो वेस्टर्न एरिया के कुछ राज्य नहीं जीते जा सके थे उसको भी इसने जीतने का श्रेय अपने नाम कर लिया। ठीक है बेटा। दूसरी चीज, अब अगर हम बात करते हैं तो ये सारी कहानी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्रुव स्वामिनी जो ड्रामा है वो किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। ध्रुव स्वामिनी आपको बता दूं वही ध्रुव देवी हैं जो कि रामगुप्त की पत्नी थी। बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनसे विवाह कर लिया था। क्लियर हो गई बातें बेटा? अब अगर चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद मैं बात करता हूं तो ध्यान से सुनिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आता है मोस्ट टैलेंटेड, अगर मैं बात करूं तो इस डायनेस्टी का अंतिम मोस्ट टैलेंटेड जो राजा था वो बात करूंगा। हालांकि कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त भी आते हैं। स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त ने 2 नई चीजों को इंट्रोड्यूस किया। पहली बात तो इसने क्या किया, जो सिक्कों के कॉइन्स थे, जो गोल्डन कॉइन्स जारी किए जाते थे गुप्ता डायनेस्टी के द्वारा, उन गोल्डन कॉइन्स को एक नए सीरीज में बदल दिया जिसे कहा जाता था मयूर स्टाइल। मयूर स्टाइल में इसने चेंज कर दिया। गोल्डन कॉइन्स जो पहले व्याघ्र टाइप के जारी किए जाते थे उनको क्या कर दिया इसने? मयूर स्टाइल में। मतलब इसने जो सिक्के चलवाए उसमें क्या होते थे कि मयूर के इमेजेस बने होते थे, मोर के। क्लियर हो गई बात? पिकॉक स्टाइल टाइप इसने कॉइन्स जारी करवाए। और दूसरी चीज, इसने 9 प्रकार के टाइप्स ऑफ कॉइन्स कितने प्रकार के चलवाए? इसने 9 प्रकार के, सर्वाधिक प्रकार के सिक्के जो चलवाए वो कुमारगुप्त के द्वारा चलवाए गए। और दूसरी चीज, इसने 18 अभिलेखों को क्या करा? जारी करवा, 18 इंस्क्रिप्शंस को। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां तक किसी बच्चे को आई होप कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं समझ में आई होगी। ठीक है, चल अब आगे बात करता हूं तो कुमारगुप्त के बाद बेटा कौन आता है? स्कंदगुप्त आता है जिसने हुणों को पराजित किया था। क्लियर हो गई बातें? और गुप्ता डायनेस्टी में ही हमें सती कस्टम का प्रमाण भी मिलता है। सती कस्टम का प्रमाण किस डायनेस्टी से मिलता है? हमको गुप्ता डायनेस्टी से। और गुप्ता डायनेस्टी में हमें प्रॉपर मंदिर निर्माण, टेंपल कंस्ट्रक्शन का भी एविडेंसेस मिलता है, चाहे वो दशावतार मंदिर हो, चाहे नचना कुठार का मंदिर हो, चाहे ईंटों का, भीतर गांव का ईंटों का मंदिर हो। क्लियर हो गई बातें? तो यानी कि कहीं ना कहीं गुप्ता डायनेस्टी ओवरऑल कह सकते हैं द गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। क्लियर हो गई बातें बेटा? चल, तो यहां तक। दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बेटा और आ सकता है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कौन है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो निर्माण किया गया वो किसके टेन्योर में किया गया? तो कुमारगुप्त के समय में। कुमारगुप्त के समय में, याद रखिएगा, कुमारगुप्त के समय में। और याद रखिएगा जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसे कहा जाता था ऑक्सफोर्ड। नालंदा विश्वविद्यालय जो नालंदा यूनिवर्सिटी से, इसे क्या कहा जाता था बेटा? ऑक्सफोर्ड ऑफ द महायान।
ऑक्सफोर्ड ऑफ द महायान। आप जानते हैं कि जो बौद्ध रिलीजन था दो क्लासेस में डिवाइडेड था, महायान और हीनयान। महायान में जो होता था लोग मूर्ति पूजा करते थे, हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं करते थे, आइडल वर्शिप नहीं करते थे। क्लियर हो गई बातें। हीनयान में महायान ब्रांच के लिए ये ऑक्सफोर्ड कहा जाता था और उस समय बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय। आप जानते ही हैं कि दो ही विश्वविद्यालय प्राचीनतम प्रसिद्ध हुआ करते थे, नालंदा और तक्षशिला। नालंदा वर्तमान में बिहार के क्षेत्र कह सकते हैं, तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान की बात कर सकते हैं आप। उसी के बाद नालंदा विश्वविद्यालय के डिस्ट्रॉय होने के बाद ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव भी रखी गई थी। कहां पे? बिहार के मुंगेर में। तो किस तरीके से आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से। यानी कि कुमार गुप्त ने सर्वाधिक कितने इंस्क्रिप्शंस जारी करवाए? 18। इसमें बिलसड़ अभिलेख इसका काफी इंपॉर्टेंट है। और कितने प्रकार के सिक्के चलवाए? 9 प्रकार से। अब एक क्वेश्चन और बनता है, सर्वप्रथम गुप्त डायनेस्टी में चांदी के सिक्के किसने चलवाए? सिल्वर क्वाइंस किसने चलवाए? तो सिल्वर क्वाइंस चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम गुप्ता डायनेस्टी में चलवाए थे। यहां तक बेटा किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? समुद्रगुप्त से संबंधित जो अभिलेख है वो कौन सा है? प्रयाग प्रशस्ति। क्लियर हो गई बातें बेटा? यहां तक किसी को कोई दिक्कत आई हो नहीं हुई होगी। चल अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करें। क्वेश्चन नंबर 2, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने कहा है ना कि आर्ट एंड कल्चर का, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो, चाहे मुगल एम्पायर हो, चाहे गुप्ता एम्पायर हो, चाहे पोस्ट गुप्ता हो, चाहे साउथ इंडिया हो, एक क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर का आता ही है, उनकी संस्कृति और विरासत से लेकर के। तो उसी प्रकार के क्वेश्चन को हमने यहां पे रखा। चलिए देखते हैं। द क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is the correct sequence of administrative division in Gupta period? क्लियर हो गई बातें? यानी कि यह पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में कौन गुप्त काल में प्रशासनिक प्रभागों का सही क्रम है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक बहुत आसान से कॉन्सेप्ट में समझा देता हूं, पूरी जिंदगी में आपको कभी नहीं भूलेगा। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में याद रखिएगा बेटा किस तरीके से सीक्वेंस या क्रोनोलॉजी हुआ करती थी। सबसे पहले क्या होता था? सबसे पहले होता था साम्राज्य हुआ करता था। साम्राज्य के बाद क्या हुआ करता था बेटा? अगर मैं बात करूं तो प्रांत हुआ करता था। प्रांत के बाद क्या हुआ करता था? आपको बता दूं, विषय हुआ करता था। विषय के बाद क्या हुआ करता था बेटा? विषय के बाद होती थी वीथी। वीथी के बाद क्या हुआ करता था? पेट। और पेट के बाद क्या हुआ करता था? ग्राम। अब अगर ये सीक्वेंस बेटा तुम्हें याद है तो कभी नहीं भूलोगे। साम्राज्य का मतलब अंपायर, प्रांत का मतलब होता था प्रोविंस, और इसी प्रांत को कहा जाता था भुक्ति। क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता था। क्लियर हो गई बातें? साम्राज्य, अगर हिंदी में मैं बात करूंगा तो साम्राज्य, प्रांत, विषय, विषय को कहा जाता था जिला, डिस्ट्रिक्ट, और सब डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन कहा जाता था। वीथी का मतलब होता था तहसील। क्लियर हो गई बातें? तहसील। और पेट का मतलब होता था अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, गांव का समूह। और ग्राम का मतलब तुम समझते ही हो। तो यानी कि ये फेजेस थे, साम्राज्य, अंपायर, प्रोविंसेस, विषय, वीथी, पेट एंड ग्राम। क्लियर हो गई बातें? यानी कि साम्राज्य कह सकते हैं, भुक्ति, विषय, वीथी, पेट और ग्राम, ये सीक्वेंस हुआ करता था। अब यार देखो, अगर इसी को थोड़ा सी क्वेश्चन को मैंने क्या किया, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन हमने कर दिया, जो कि आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। देखिए देखिए बेटा, इसमें क्या है? भुक्ति, विथिका, विथि, ग्राम। विषय, भुक्ति, विथिका, ग्राम। विथिका, ग्राम, भुक्ति, विषय, इनमें से कोई नहीं। अब देखो यार, यहां से साम्राज्य पहला भाग आपको आसान सी भाषा में एम्पायर, साम्राज्य। दूसरा हमारे पास जो आता है प्रांत या भुक्ति, प्रांत या भुक्ति। तीसरा हमारे पास आता है विषय, और चौथा हमारे पास आता है वीथी, और पांचवा हमारे पास आता है पेट, और छठा आता है ग्राम। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? साम्राज्य के बाद प्रोविंस या प्रांत, भुक्ति जिसे कहते हैं, फिर इसके बाद विषय जिला, डिस्ट्रिक्ट, वीथी तहसील, पेट गांव का समूह, कई गांव का समूह, और ग्राम, ग्राम जो कई गांव मिलकर के पेट बनाते थे ना। क्लियर हो गई बातें? जैसे आज आप पढ़ते हैं ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। भुक्ति सबसे छोटा, साम्राज्य तो है ही नहीं, तो भुक्ति के बाद विषय होना चाहिए, विषय के बाद विथि होना चाहिए, फिर पेट, और ग्राम है। यानी कि कुछ चीजें मिसिंग है। तो सबसे पहले भुक्ति आप देख लीजिए कहां पे है। तो सबसे पहला ऑप्शन ही भुक्ति, और यहां पे विथिका का मतलब होता था सिटी। यहां पे विथि नहीं है, सिटी।
मतलब जो डेवलप्ड तहसील का पार्ट होता था उसे विथिका कहा जाता था। यानी कि कहीं ना कहीं ये पार्ट जो होता था, जो तहसील का बहुत डेवलप्ड, यानी कि वो कह सकते हैं आप एक प्रांत के समकक्ष होता था। यानी कि भुक्ति के बाद आप कह सकते हैं विथिका, फिर इसके बाद तहसील, विधि, फिर इसके बाद ग्राम। तो यानी कि ए विल बी द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर आपने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया। कंफ्यूजिंग करने का मतलब यूपीएससी कभी भी डायरेक्ट किसी क्वेश्चन को नहीं पूछता, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन, उसी के अंतर्गत हमने थोड़ा सी मॉडिफिकेशन कर दिया। विथिका इज रिलेटेड विद डेवलपमेंट ऑफ द सिटी पार्ट, ठीक है। तो यानी कि भुक्ति के बाद विथिका, विधि, फिर ग्राम होगा। क्लियर हो गई बातें बेटा? अब आगे चले मेरे सुरमाओ। चल, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ है यूपीएससी के एग्जाम में, तो हम देख लेते हैं इसको क्वेश्चंस को। और आपको लगेगा कि थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल लगना भी चाहिए, और ये नया है भी आप सबके लिए। देखिए, हम कह रहे हैं कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। टाइम टेकन बाय अर्थ टू ऑर्बिट द सन, ठीक है। दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ पाई के मान की गणना, इन्वेंशन ऑफ द डिजिट 0, द गेम ऑफ स्नेक्स एंड लैडर, बहुत खेलते हैं आप नोकिया 3310 में, सांप और सीढ़ी, ठीक है। और इसी गेम को कहा जाता था मोक्षदाता, ठीक है। इसको क्या कहा जाता था? मोक्षदाता। ऐसा गेम है कि मोक्ष दे देता था ये। चल, अब देखते हैं एक एक चीज को। टाइम टेकन बाय अर्थ टू द ऑर्बिट द सन, तो एक की अगर मैं बात करता हूं तो यार ये जो टाइम टेकन बाय द अर्थ ऑर्बिट द सन, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय, तो ये किसने फाइंड आउट किया? भास्कराचार्य ने। और किसमें भैया? सूर्य सिद्धांत में। किसमें भैया? सूर्य सिद्धांत में। अब आगे अगर मैं बात करता हूं तो मेरी बातों को सुन। कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ पाई, कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द पाई की अगर मैं बात करूंगा तो किसकी बात करूंगा? बुद्धयान। क्लियर हो गई बातें? इन्वेंशन ऑफ द डिजिट ऑफ 0, आर्यभट्टा। क्लियर? किसने बेटा? आर्यभट्ट ने। द गेम ऑफ स्नैकर्स, ज्ञानदेव। तो यार ये देख लो आप कि ए का 2 अगर मैं बात करता हूं, ए का 2 देख लीजिए, और बी का आप ए का 2 और बी का आप 3 देख लें, ए का 2 और डी का 4, ए का 2, बी का 3, सी का 1। सी विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल सही होगा सी वाला। 2 1 2 3 1 4, फर्स्ट का होगा 2। भास्कराचार्य ने खोज करी थी टाइम टेकन बाय अर्थ टू ऑर्बिट द सन। और बी, पाई के मान की वैल्यू किसने डिसाइड की थी? बुद्धयान ने। शून्य की खोज किसने करी? आर्यभट्ट ने। और लैडर, सांप सीढ़ी का खेल, ज्ञानदेव ने। इन्हें ज्ञानेश्वर भी कहा जाता था। क्लियर हो गई बातें? अब आगे फर्दर मूव करता हूं। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं कि आने वाले एग्जाम में आपके आएगा। आप इमेजेस देख पा रहे होंगे यहां पे बेटा। Who among the following has mentioned the royal road leading from Indus to the पाटलिपुत्रा? निम्नलिखित में किसने सिंधु से पाटलिपुत्र जाने वाली सड़क का उल्लेख किया है? फाहियान, हुएनसांग, अलेक्जेंडर, मेगास्थनीज। देखिए, अगर मैं बात करता हूं तो आपका थोड़ा सा कॉमन सेंस और आईक्यू को स्ट्रांग करना होगा, और इस क्षेत्र विशेष का जो डिस्क्रिप्शन किया होगा अपने किसी ग्रंथ में, कहीं ना कहीं उसने इसके बारे में बताया होगा। राइट ऑप्शन इज द मेगास्थनीज। अब आप देख सकते हैं फाहियान, और अगर मैं बात करता हूं हुएनसांग हर्षवर्धन के समय में आए थे। इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? सी यू की। और फाहियान ने लिखी थी फो कुकी। क्लियर हो गई बातें? अब अलेक्जेंडर तो खुद एक इन्वेडर था, इसने अटैक किया था इंडिया में, ठीक है। तो अलेक्जेंडर के समय में आप जानते हैं अरिस्टोबुलस ना, निरियाकस ना, ये सब सारे लोग आए थे, लेकिन इन्होंने इस रास्ते के बारे में ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं किया था। हाँ, मेगास्थनीज के बारे में बात करूंगा तो ये राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का, और सेल्यूकस निकेटर ने ही इसे भेजा था। हालांकि सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, कह सकते हैं आप, राइवलरी था शुरू में, बाद में क्या बन गया था? ससुर बन गया था। और दहेज में 500 हाथी भी इसने गिफ्ट किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ससुर जी को। क्लियर हो गई बातें? और इसके बदले में इसने अपने द्वारा जीते गए विभिन्न क्षेत्रों को चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। क्लियर हो गई बातें बेटा? आगे चलते हैं। तो मेगास्थनीज ने एक इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा था बेटा? इंडिका। इनके द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ था वो कौन था? इंडिका। और इंडिका जो लिखी गई वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई, ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई। हालांकि ये पहली ऐसी बुक थी एंशिएंट हिस्ट्री में जिसने भारतीय समाज की कोई बुराई नहीं बताया, और इसने ये नहीं बताया, ना ही कहा है कि भारत में दास प्रथा प्रचलित है या नहीं। इसने ये कहा था बिल्कुल भारत में दास प्रथा नहीं है, क्योंकि इसने अपना जो समाज डिवाइड किया था, उन 7 प्रकार के जो समाज इसने डिवाइड किया था कास्ट बेस्ड पे, जाति व्यवस्था के अंतर्गत, उसमें कहीं भी दास प्रथा के बारे में इसने नहीं बताया था। तो क्लियर हो गई बातें? हुएनसांग, फाहियान, इत्सिंग और संयुग्मन की अगर मैं बात करता हूं तो ये कहीं ना कहीं चाइनीज जो थे, ट्रेवलर थे और इंडिया आए थे।
दूसरी चीज आप समझिएगा, मेगास्थनीज जो थे वो ग्रीक थे और इन्होंने इंडिका ग्रंथ लिखा था और इन्होंने सिंधु से पाटलिपुत्र जाने वाली शाही सड़क का उल्लेख किया है। क्लियर हो गई बातें बेटा? चल अब आगे चलो। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी हम लोग टैक्सेस देखते हैं ना, चाहे मौर्य अंपायर हो चाहे गुप्ता अंपायर हो, टैक्सेशन, तो उनसे रिलेटेड कुछ मैच ऑफ द फॉलोइंग्स देख लेते हैं। सदभाग जो था वो क्या था? सबसे आसान सा है ये आप क्वेश्चन। एक पिटिसेस हुआ करता था, राजाओं के समान हिस्से के अलावा एक छोटा सा कह सकते हैं आप उपकर हुआ करता था। बलि यह हुआ करता था, कस्टम आयात और टोल हुआ करता था, शुल्क लैंड रेवेन्यू हुआ करता था। तो यानी कि अगर आप देखेंगे तो ए का जो देखेंगे, ए का थर्ड, यानी कि ए का थर्ड और बी का 1, ए इज द आंसर, राइट आंसर। ए का थर्ड, बी का 1 और सी का 2 बिल्कुल सही है ए वाला। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो टैक्सेस डिफाइन किए गए ये इस सीरीज में इसलिए डिसाइड किए गए। देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपको बता दें मौर्य डायनेस्टी में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता था, सीता भूमि या सीता क्या होता था, जो राजकीय भूमि होती थी ना उससे जो इनकम होती थी उसे सीता कहा जाता था, सीता भाग कहा जाता था। क्लियर हो गई बातें बेटा? अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि मेजर कलसी परिवार है आपके इस कोविड महामारी में भी आपके साथ रहा, तो आप हमारे साथ बने रहें, अपना इसी तरीके से प्यार बनाए रहें। आपको प्रॉपर कंटेंट, बिल्कुल रिसर्च एंड रिफाइंड मिलेंगे। उसके लिए आप चाहते हैं कि बेस्ट प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया जाए और अपने सिलेक्शन को एक नया नजरिया दिया जाए, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे मेजर कलसी लर्निंग ऐप के द्वारा। चल आगे बात करता हूं। ये आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कंफ्यूजिंग भी है, थोड़ा बहुत लगेगा भी, मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा आपके लिए। Which one of the following ancient Indian records is the earliest royal order to the preserve good food grains to the utilized during the crisis in the country? अब आप समझिएगा अकाल, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अकाल के बारे में या तो डिस्कस कर रहा होगा या अनदर राजा के बारे में, ठीक है। और ये कहानियां हम लोग पढ़ते हैं कि अकाल पड़ गया था नॉर्दर्न इंडिया में, तो श्रावण वेलगोला कर्नाटका चंद्रगुप्त मौर्य चले गए थे, ये ऐसा पढ़ते हैं। और 298 बीसी में संलेखना के दौरान वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कुछ चीजें जो आप जानते रहते हैं, यूपीएससी उन्हीं को चेक करना चाहता है, कन्फाइन करना चाहता है कि आपके पास रियल नॉलेज है या नहीं, उसी आधार पर क्वेश्चन रखा है मैंने। तो सोहगौरा कापर प्लेट, अशोक का रुक्मिणी स्तंभ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त, यहां पे मौर्य नहीं होगा, एक्चुअल में चंद्रगुप्त द्वितीय आप कर लें, चंद्रगुप्त सेकंड कर लें, चंद्रगुप्त द्वितीय ज्यादा सही रहेगा वो बेटा। क्लियर हो गई बातें, मौर्य ना करें। चल अगर अब हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। सोहगौरा कापर प्लेट की अगर मैं बात करता हूं, सोहगौरा कापर प्लेट की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान से सुनिएगा, ये पहला ऐसा मैं कह सकता हूं कि इंस्क्रिप्शंस था, और आप कह सकते हैं कि इट वॉज अ बोथ कंटेम्प्रेरी थे। चाहे चंद्रगुप्त मौर्य की मैं बात करूं चाहे अशोक की, तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि सोहगौरा और बोगरा जो बांग्लादेश में अभिलेख मिला वो चंद्रगुप्त के समय का है। और सोहगौरा में ही ये पता चलता है कि इसके समय में जब अकाल पड़ गया था तो उसमें अकाल के समय अनाज डिस्ट्रीब्यूट करने का आदेश दिया जाता है राजा के द्वारा, ऐसा सोहगौरा कापर प्लेट के इंस्क्रिप्शन से में पता चलता है। क्लियर हो गई बातें। रुक्मिणी स्तंभ अभिलेख में अगर मैं बात करता हूं तो इसमें क्या है, ये जो है इसमें टैक्सेशन को 1/8 तक कर दिया गया था, आपको बता दें। और अकाल के दौरान इसने भी क्या किया था, उस क्षेत्र विशेष में 1/8। रुक्मिणी स्तंभ अभिलेख की अगर मैं बात करता हूं तो ये बताता है हमको कि लुम्बिनी यात्रा के दौरान ऐसा किया गया था, और वो चाहता था कि बौद्ध धर्म से जो क्षेत्र विशेष जुड़े हुए हैं अशोक, वहां पे मैं विजिट करूं। तो लुम्बिनी कपिलवस्तु में विजिट के दौरान लुम्बिनी के क्षेत्र की अगर मैं बात करता हूं, लुम्बिनी कपिलवस्तु के क्षेत्र की मैं बात करूं, तो उस क्षेत्र में इसने क्या किया था, टैक्सेशन को 1/8 कर दिया था। किसने? अशोका ने। ये कहां से पता चलता है हमें? रुक्मिणी पिलर एडिक्ट ऑफ अशोका से। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, और समुद्रगुप्त के बारे में हमें यहां से पता चलता है। रिटन बाय द हरिसेना। मेहरौली प्री इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्त अगर मैं बात करता हूं तो मौर्य नहीं होगा, यहां पे चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। क्लियर हो गई बातें। अगर मेहरौली स्तंभ की मैं बात करता हूं, पिलर इंस्क्रिप्शंस की मैं बात करता हूं, तो इसकी एक खास प्रॉपर्टी आपको बता दूं। खास प्रॉपर्टी 1 है कि इसका जो वेट है वो 3 टन से अधिक है यार। कितना? 3 टन से, अच्छी खासी हाइट है। और इसमें जो आयरन प्रयोग किया गया है वो जंग रोधी है, मतलब इसमें रस्टिंग नहीं होती है। क्लियर हो गई बातें। ऐसा मानना है और माना भी जा रहा है कि भाई इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है, आयरन के जो और यूज हुए हैं, उसमें रस्टिंग नहीं हो सकती।
आगे की ओर मूव कर। बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। एग्जामिन द मैप इट रिप्रेजेंट द मानचित्र। देखिए यह प्रदर्शित करता है ऑपरेशन ऑफ पुलकेशिन सेकंड, कृष्ण द्वितीय, समुद्रगुप्त का, अशोक का धम्म विजय। चलिए हम इन दोनों को क्रॉस आउट कर सकते हैं और अब इन दोनों में बचता है ऑपरेशन ऑफ पुलकेशिन द्वितीय। आप जानते हो कि चंद्रगुप्त के बाद अगर मैं बात करता हूं तो कहीं ना कहीं जो ये क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं जहां पे ये मार्किंग हुई है आप देख पा रहे होंगे कि ये क्षेत्र कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को आप छोड़ दें, ये क्षेत्र मैंने छोड़ दिया है, आप शायद क्लियरली समझ पाएंगे। ये जो क्षेत्र है ये वाला कुछ क्षेत्र छोड़ दिया जाए और ये वाला क्षेत्र, तो इसको बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने जीता था। हालांकि समुद्रगुप्त ने इन क्षेत्रों को जीत लिया था और वाकटक वाले क्षेत्रों को अगर छोड़ दें, और ये क्षेत्र चंद्रगुप्त प्रथम इन सब ने जीता था। और फिर इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो समुद्रगुप्त ने इस क्षेत्र में इस तरीके से पूरी पताका, अपनी विजय पताका फैला दी थी। क्लियर हो गई बातें। अगर बात करूं तो इस क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है कि यह क्षेत्र किससे संबंधित था, तो आपको बताना चाहूंगा कि समुद्रगुप्त के डेक्कन का मतलब ईस्टर्न और वेस्टर्न के क्षेत्र में जो क्षेत्र बच रहा है इसी को डेक्कन कहा जाता था। और इस क्षेत्र में जो विजय अभियान प्रारंभ किया था वो समुद्रगुप्त ने, और इसी ने धरणीबंध संपूर्ण पृथ्वी को बांधने और ग्रहण मोक्षानुग्रहण नामक नीतियों को अपनाया था। पहली बार में आर्यावर्त के 3 राजाओं को हराया था और दूसरी बार में इसने 9 राजाओं को हराया। कुल मिलाकर के आर्यावर्त के 12 राजा और दक्षिणावर्त के भी 12 राजाओं को इसने हराया था। और आपको बता दूं, विभिन्न प्रकार के राज्यों से संबंध बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की पॉलिसी को अपनाने वाला यह इकलौता शासक था। क्लियर हो गई बातें। अब अगर मैं बात करता हूं तो आंसर आपको पता चल गया डेक्कन, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय अगर मैं बात करता हूं तो पुलकेशिन और कह सकते हैं आप पुलकेशिन के अलावा अगर मैं बात करता हूं तो हर्षवर्धन का पुलकेशिन का युद्ध हुआ था और उस युद्ध में कहीं ना कहीं पुलकेशिन ने क्या किया था, हरा दिया था हर्षवर्धना को। क्लियर हो गई बातें। तो ये क्षेत्र कह सकते हैं आपकी बेसिकली जो ये क्षेत्र इंगेज्ड है किससे, समुद्रगुप्ता से। क्लियर हो गई बातें, न कि पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक, अब आगे फर्दर अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करता हूं मैं। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मैजिकल के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको बेस्ट कंटेंट और मटेरियल वाली बुक्स मिलेंगी। चल आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन को काफी इंटरेस्टेड है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है काफी अच्छा है, समझिएगा। नागर, द्रविड़ और बेसर जो शैली है वो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, 3 मुख्य भारतीय स्थापत्य मंदिर की कला शैली है। और अगर आसान सी भाषा में आप समझना चाहें तो नागर की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा ध्यान से सुनिए, नागर जो शैली है, ध्यान सुनिएगा, नागर जो शैली है वो कहीं ना कहीं नॉर्दर्न इंडिया से संबंध रखती है और द्रविड़ जो है साउदर्न इंडिया से, और बेसर पे जो है इन दोनों शैलियों का कंबाइंड इफेक्ट पड़ा है। तो यानी कि उत्तर भारत में नागर शैली पॉपुलर थी, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, और कहीं ना कहीं मध्य भारत के क्षेत्रों में बेसर शैली का बहुत सारा प्रयोग हुआ है। क्लियर हो गई बातें। अब आप मंदिर देख पाएंगे तो शायद ज्यादा आप देख पाएंगे जो इनके शिखर है, मंडपम स्टाइल है, और जो इनका बेस स्ट्रक्चर है इनमें आपको चेंजेस मिलेगी। एक चीज और आपको बता दें, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो नागर जो शैली है बेटा, अगर नागर शैली की मैं बात करता हूं तो इसमें जो पॉन्ड्स जलाशय हैं ये मंदिर के अंदर प्रांगण में नहीं पाए जाते थे, थोड़ा इनसे दूर पाए जाते थे या मंदिर के प्रांगण में बिल्कुल नहीं पाए जाते थे। हालांकि द्रविड़ जो दक्षिण भारत के मंदिर हुआ करते थे उसमें पॉन्ड्स जलाशय पाए जाते थे। क्या पाए जाते थे? पॉन्ड्स या जलाशय बेसिक। और शिखर भी आप देख सकते हैं, नागर स्टाइल में शिखर जो है वो उसका आगे जो है जो ये आर्क सरकमफ्रेंस वाला पार्ट है, इस तरीके के सरकमफ्रेंस आपको नहीं मिलेंगे। द्रविड़ियन स्टाइल में आप देख पाएंगे एक प्रॉपर आपको सरकमफ्रेंस आउटर मोस्ट में मिलेगा। और जब बेसरा आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आप देख पाएंगे, ना इसका इफेक्ट ना इसका, प्रॉपर दोनों का मिक्स आप देख पाएंगे। क्लियर हो गई बातें बेटा। अब यहां पे 9वें क्वेश्चन की ओर अगर मूव ऑन करते हैं तो आप देख पा रहे हैं आपके सामने जो सबसे ऊपर मंदिर है खजुराहो। खजुराहो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करता हूं, दिस इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ कामसूत्र, दिस इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कामसूत्र। इसके पीछे भी थोड़ी सी एक स्टोरी है। चलिए
अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे कहीं ना कहीं कामसूत्रा जो प्रिंसिपल्स हैं उनके सारी इमेजेस यहां पे बनाई गई हैं। दूसरी चीज आप देख पा रहे हैं, सेकंड जो मंदिर है आपके सामने, वो सेकंड इमेज में जो मंदिर है वो पार्श्वनाथ टेम्पल है। तीसरा जो मंदिर आप देख पा रहे हैं वो है कंदरिया महादेव, और चौथा जो देख पा रहे हैं आप ये है विश्वनाथ। विश्वनाथ काशी विश्वनाथ वाला बेटा नहीं, ये विश्वनाथ मंदिर जो मोन्यूमेंट्स एरिया के अंतर्गत आता है, कहां पे, खजुराहो के अंतर्गत। तो अगर मैं बात करता हूं तो ये काशी विश्वनाथ वाला नहीं है। काशी विश्वनाथ मंदिर हालांकि अहिल्याबाई होलकर की अगर बात करूं तो उन्होंने रिनोवेट करवाया था क्योंकि औरंगजेब ने उसको तुड़वा दिया था। चल, तो ये जो आप चारों मंदिर देख पा रहे हैं, मैं उसी एरिया क्षेत्र विशेष की मैं बात कर रहा हूं। तो अब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी यह बनती है कि पहले से इन इमेजेस को देखे हो, नहीं देखे हो तो अच्छे से देखें, और इनकी स्टाइल को लगभग आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि सेम आर्ट एंड स्ट्रक्चर आपको उस क्षेत्र विशेष का मिल रहा है। अब सेम आर्ट एंड स्ट्रक्चर अगर आपको मिल रहा है तो आप ये देख करके बता सकते हैं, दे ऑल द टेम्पल्स आर कंस्ट्रक्टेड इन द नागर स्टाइल। किस स्टाइल में भैया? नागर। अब इसके पहले वाले ही क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया है, आप ये स्टाइल नागर स्टाइल देख लिए हैं जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है, और इसी इमेज को आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिए और आगे फोकस करेंगे तो आपको ये टेंपल की इमेजेस आपको दिखती हुई मिल रही है। क्लियर हो गई बातें बेटा? तो यहां पे एक बात कह रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग टेंपल्स रिप्रेजेंट द प्रेस्टिजियस नागरा टेंपल आर्किटेक्चर। लिखित में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध नागर स्थापत्य कला को प्रदर्शित करता है? खजुराहो। खजुराहो नाम इसलिए पड़ा, डेट मतलब खजूर होता है, खजूर। राहो का मतलब वहन करने वाला, यानी कि अगर मैं बात करता हूं तो उस जमाने में जब ये मंदिर का निर्माण हो रहा था तो ऐसा माना जाता था कि इसके दोनों गेट्स पे क्या है, सुनहरे खजूर के पेड़ हुआ करते थे। हालांकि जब इसके अवशेषों को खोजा गया तो ऐसा कुछ मिला नहीं, इसी के नाम पर खजुराहो इस मंदिर का नाम रख दिया गया। ठीक है, पार्श्वनाथ मंदिर की मैं बात करता हूं तो यहां पे जो है दो, देखिए खजुराहो मंदिर की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान सुनिएगा बेटा, खजुराहो मंदिर जो है बेसिकली हिंदू से रिलेटेड है और जैन, दो ही रिलीजन से, कल्चर से रिलेटेड है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। खजुराहो टेंपल इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द टू रिलीजन्स, हिंदू एंड द, इफ यू टॉकिंग अबाउट द जैन रिलीजन। एंड सेकंड, पार्श्वनाथ टेंपल की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे जो है बेटा, जो पार्श्वनाथ टेंपल है, पार्श्वनाथ टेंपल में पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, उनकी इमेजेस आपको मिलेंगी, और उसके साथ साथ आदिनाथ जिसको कहा जाता था ऋषभदेव, द फाउंडर ऑफ द जैनिज्म जिसे कहा जाता था, उनकी इमेजेस इस मंदिर में आपको मिलेगी। तो क्लियर हो गई बातें। कंदरिया महादेव, यानी कि कंदरिया महादेव गुफाओं में रहने वाले महादेव के बारे में बताता है, यानी कि शैव धर्म से भगवान शंकर से संबंधित है। क्लियर हो गई बातें। विश्वनाथ टेंपल, ये भी भगवान विश्वनाथ का मतलब ही होता है कि जो है विश्वनाथ संपूर्ण संसार के स्वामी। विश्वनाथ का मतलब संपूर्ण संसार के स्वामी, यानी कि भगवान शंकर को समर्पित है। तो ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, अगर मैं बात करता हूं तो जितने भी मंदिर चारों दिए गए हैं ये नागर स्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेसिकली यू नो अबाउट द नॉर्दर्न इंडिया एज द प्रोविंसेस पार्ट, तो आप समझ सकते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया में नागर स्टाइल ही होगा। क्लियर हो गई बातें बेटा? यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई, अप टू द मार्क हो गई, किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं हुई होगी। क्लियर हो गई बातें? चल, और आपको बता दें खजुराहो का टेंपल जो है आप देख पा रहे हैं, खजुराहो का टेंपल बनवाया था चंदेल शासकों ने। अगर बात करी जाए तो ये कह सकते हैं आप कि 950 एडी से लेकर के 1050 एडी तक के बीच में इनका निर्माण किया गया। क्लियर हो गई बातें? चल, और इस क्षेत्र विशेष में काफी सारे मंदिरों का निर्माण कराया गया। यह कहा जाता है कि इसमें लगभग अप्रोक्सीमेटली मोर देन 80+ टेंपल्स हुआ करते थे, जो वर्तमान में इनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। डिस्ट्रॉय, बाहरी इन्वेजन्स, अटैक्स, बहुत लोगों ने डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया। ठीक है, चल आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं। दिस इज द लास्ट वन क्वेश्चन। द प्लेस सोन ऑन द मैप बिलोंग्स टू द विच डायनेस्टी? कल्याणी चालुक्य, राष्ट्रकूटा, ईस्टर्न चालुक्य, देवगिरी के यादव। देवगिरी के यादवों के अधीन में मराठा अंपायर का विकास हुआ था, यह मैं मान सकता हूं। राष्ट्रकूट के फाउंडर थे दंतीदुर्ग। अब कल्याणी के चालुक्य और ईस्टर्न चालुक्य, ईस्टर्न चालुक्य में इमेज ही नहीं बना है तो क्रॉस कर दो यार, इलिमिनेशन मेथड के अंतर्गत यह भी कट गया। अब बेटा बचा कौन बताओ? कल्याणी के चालुक्य, बहुत आसान सा, यानी कि देखो ईस्टर्न की मैं बात करता हूं तो ईस्टर्न में तो इमेज ही नहीं बना है ना बेटा, वेस्ट में बना हुआ है। तो यानी कि वेस्टर्न चालुक्य की मैं बात करूं या कल्याणी के चालुक्य की बात करता हूं, बात एक ही है बेटा। तो यानी कि कल्याणी के चालुक्यों के द्वारा ये जो क्षेत्र विशेष कॉन्क्वर्ड था और इसी की इमेज। अब बहुत आसान सा क्वेश्चन, और हम लोग एग्जाम में जब इमेजेस देखते हैं तो हवा टाइट हो जाती है एकदम, अरे भैया आप तो कर ही नहीं पाएंगे। क्वेश्चन को पकड़ो। देवगिरी के यादवों के अधीन में किसका विकास हुआ? मराठा अंपायर का विकास हुआ। ठीक है, ईस्टर्न चालुक्य की मैं बात करता हूं
नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र यह है, आरी में यही नहीं बनी है इस साइड में। फिर इसके बाद राष्ट्रकूटों की स्थापना किसने करी? दंतदुर्ग ने करी। क्लियर है, ये भी तुम्हें क्षेत्र विशेष पता है। बच क्या रहा है? कल्याणी के चालुक्य। और आप जानते ही हैं कि चालुक्य का क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं, बादामी या वातापी के चालुक्य, वेगी के चालुक्य, और आप कह सकते हैं कल्याणी के चालुक्य। और मतलब होती ना कि जैसे एक ही बाप के 3 लड़के हों, तीनों अलग अलग प्रकार से डायनेस्टी को एस्टेब्लिश कर लें, तो वातापी के चालुक्य ना या बादामी के चालुक्य एक ही बात है। फिर इसके बाद आता है आपका कल्याणी के चालुक्य, फिर इसके बाद अगर कह सकते हैं तो वेगी के चालुक्य। क्लियर हो गई बातें बेटा? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, सीरीज थे। अब आगे आने वाले लेक्चर्स में हमको क्या मिलेगा वो देखते हैं। आगे आने वाले लेक्चर में बेटा ये कल्याणी वाला क्षेत्र है, जैसा कि इमेज में आपको मैंने शो करा दिया। अब आप अगर चाहते हैं कि मेजर कलसी के परिवार के द्वारा जुड़ें और यहाँ के फैकल्टीज से हमें कुछ मिल पाएगा, हमारी लाइफ बेहतर हो पाएगी, तो जरूर आपका मेजर कलसी परिवार में स्वागत है और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लें। अब आगे मैं फर्दर बात करता हूं तो शेड्यूल ये है। जिन बच्चों के पास शेड्यूल ना हो, इसी शेड्यूल में मैं लेक्चर्स लेकर के आऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला आप देख लें, यही शेड्यूल आपको मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये सारी चीजें हो गई। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और इस तरीके से मैं बता दूं आपको, जो भी सिस्टम है वेल प्लान्ड है, वेल स्ट्रक्चर है। अब आपको भटकने की कहीं जरूरत नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में मेजर कलसी परिवार के साथ आप जुड़ें और आपका उज्जवल भविष्य मेजर कलसी के साथ जुड़ा है। कोई नहीं टक्कर में, पड़े हो किस चक्कर में। बस इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूं। अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल कतई मत भूलना बेटा। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।